तो आज से हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरू करते हैं। कंटेंट्स देख लेते हैं। हमारा बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। कंटेंट्स हम लोग देखते हैं। चैप्टर 1 हमारा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दूसरा हमारे पास है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तीसरा है वाटर रिसोर्सेज। चौथा हमारे पास है एग्रीकल्चर। पांचवा हमारे पास है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। छठवां हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और सातवां चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में और सिर्फ एनसीईआरटी में बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सिलेबस हो गया, कंटेंट्स हो गए। तो हम लोग चैप्टर 1 देखते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्लास नंबर 1, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स। तो इन्वायरमेंट मतलब हमारी नेचर में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, ठीक है, उसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब बहुत ही महंगा ना हो वो, ठीक है, सब लोगों पे सब लोगों के पास वो जा सके, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, ठीक है, सब लोग उसको प्राप्त कर सकें। अगला है कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, कल्चरली मतलब लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, उनके कल्चर में वो लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्सेज, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो नेचर में क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को टेक्नोलॉजी की यूज़ होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेजेस होते हैं, हमने देखा है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ से टेक्नोलॉजी बनती है, नई नई चीज़ें बनती है, और हम लोग उससे नेचर में जो रिसोर्सेज होते हैं या और भी रिसोर्सेज होते हैं उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचर में रिसोर्सेज होते हैं, पर उनको हम लोग को टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको एक्सेस करना पड़ता है, पाना पड़ता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी की खोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट या नेचर है, टेक्नोलॉजी है और हमारा इंस्टीट्यूशन है। तो ह्यूमन बींग्स मेन है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं इंस्टीट्यूशन में, उनके बारे में पढ़ते हैं, और फिर नेचर से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, पाते हैं। Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उसके बाद हम लोग उससे नई नई चीज़ें बनाते हैं और उनका क्या करते हैं, फिर हम लोग यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर देमसेल्व्स एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ह्यूमन बींग्स खुद एक नेचर के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम लोग जो सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं, तो हम लोग भी रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं उनको डायरेक्टली हम लोग यूज़ ऐसे नहीं कर पाते, हम लोग को कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, सोलर पैनल का ले सकते हैं। जैसे जो सनलाइट है, सनलाइट से हम लोग डायरेक्ट ऐसे बिजली नहीं बना सकते, और घर में पंखा, लाइट और भी चीज़ें का यूज़ नहीं कर सकते। सोलार पैनल है, टेक्नोलॉजी है, तो उससे सनलाइट आती है, तो उसमें जो सेल्स वगैरह होते हैं, फोटो सेल्स, वो कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को, फिर वहाँ से आपका करंट जनरेट होता है, वोल्टेज, मतलब जो भी उसका प्रोसेस होगा, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। तो जो सनलाइट हमारे पास रिसोर्स है, उसको डायरेक्ट हमने यूज़ नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी सोलार पैनल की मदद से। अब सोलार पैनल कहाँ स्टडी किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उनके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, और जो भी आवश्यकता की हमारे पास ज़रूरत होती है, चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज अलग अलग तरह से हम लोग मतलब बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, तो अगर ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो बायोटिक और अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, रिन्यू नहीं होंगे, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम होता है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते ह्यूमन बींग्स, फिर सिस्टम होता है जिससे उनको ज़मीन से निकाला जाता है, फिर उनको प्यूरीफाई और अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज को हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से बाहर निकालते हैं या उनका यूज़ करते हैं, और इनको स्टडी हम लोग इंस्टीट्यूशंस में करते हैं, और इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में और आगे इनके बारे में पढ़ते हैं, करते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब जो रिसोर्सेज है, कुछ रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे,
ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। और कुछ रिन्यूएबल होते हैं, जैसे विंड हो गया, ये सब एनर्जीज हो गई, इनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओनरशिप, कुछ रिसोर्सेज का ओनरशिप होते हैं, मतलब ये उनके रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं जो सिर्फ एक ग्रुप के पीपल उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ कम्युनिटी होती है, मतलब एक समाज, एक कम्युनिटी उनको यूज़ कर सकता है। कुछ नेशनल होता है कि एक कंट्री के ही रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्सेज सिर्फ वो कंट्री यूज़ कर सकती है, कोई और कंट्री नहीं यूज़ कर सकती। और कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, डेवलप्ड स्टॉक्स होते हैं और रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरल हो गए और ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज में किसी को रिन्यू कर सकते हैं, जैसे विंड वगैरह हो गई, इनसे जो एनर्जी होती है। फिर नॉन रिन्यूएबल जैसे कोल होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हमारे होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, इनको रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यूएबल में भी हमारे पास एक कंटिन्यूस और फ्लो होता है, जैसे विंड एक बायोलॉजिकल होता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन जहाँ पर स्टडी की जाती है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सब ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, ये सब आगे हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कंटिन्यूस और फ्लो, एग्जांपल विंड, वाटर। उसी तरह बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल में, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, आपका फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब है ना। फिर अगला हमारा ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब एनसीईआरटी के डायरेक्ट नोट्स हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो एक हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमें टेक्नोलॉजी भी पता है कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग सारा यूज़ ही कर लें। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होता है, वुड है, तो वुड से हम लोग पेपर बनाते हैं, वुड से फर्नीचर बनता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती है, हमें पता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सारे फॉरेस्ट से अपने लिए ही, सबके लिए बस फर्नीचर बनाएं। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन, जो आगे वो जनरेशन हमारी आएंगी, उनके लिए भी हमें ध्यान रखना है कि उनको भी ये रिसोर्सेज मिल पाए। क्योंकि ये जो पेड़ वगैरह होते हैं, इनको बहुत समय लगता है, ठीक है, उगने में, और फिर बहुत सारे इनकी भी प्रोसेस होती हैं, कैसे ये बढ़ते हैं। तो अचानक इनको पूरी तरह से हटा देना, ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लॉज बने होते हैं, बहुत सारी लॉज होते हैं, ठीक है, हर कंट्री में, हर जगह। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। दैट इज़ डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर फॉरेस्ट हट जाएंगे तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल, क्योंकि वो बाइंड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स को, तो वहाँ दिक्कत, फर्टिलिटी लूज़ होती जाएगी। तो ये सब कनेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट में, बायोटिक अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो ये सारे जो रिसोर्सेज इसे हमारे नहीं हैं, हम सबके हैं। तो जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब को जो भी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि हमें पहला बात तो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे अलावा भी जानवर हैं, बहुत वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा और फाउना हमारे पास है। तो इसलिए इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें फ्यूचर जनरेशन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी पूरे रिसोर्सेज मिले। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि बिना परवाह किए, ठीक है, लापरवाह। जब हम लोग रिसोर्सेज का यूज़ बस करते जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई तो बस रिसोर्सेज का यूज़ करते जाओ, तो ये इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है रिसोर्सेज का। तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कुछ इसमें से पॉइंट्स लिखे हैं, और तो आप एनसीईआरटी पूरा ज़रूर रीड करिएगा। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे कुछ हम लोग कह सकते हैं इसमें कि जैसे इंस्टीट्यूशन है या फिर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, अगर वो लोग सिर्फ अपने लिए बस रिसोर्सेज को खर्च करते जाएं, ठीक है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, और फिर जो नॉर्मल पीपल हैं या बाकी लोग उनके बारे में नहीं सोचे, तो ये गलत है। तो ये डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, ख़त्म होते जाएंगे, तो हमें सबके लिए देखना है। ठीक है, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे अगर हम लोग बिना परवाह किए ऐसे ही सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते रहें, सिर्फ टेक्नोलॉजी होने के कारण। अगला है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी
into two segments, that is haves and have nots और rich and poor. तो अगर कुछ लोगों के पास जो ज़्यादा रिच हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, मनी है, तो उसके कारण अगर वो लोग रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे, ठीक है, और अपने लिए, ठीक है, अगर यूज़ करते रहें, तो फिर जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर है, जिनके पास इतना मनी और पावर नहीं है, तो उनके लिए फिर ये नेचर के रिसोर्सेज बचेंगे नहीं. सारे रिसोर्सेज उन्हीं के लिए, कुछ लोगों के लिए ही यूटिलाइज हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे. तो इसीलिए जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है सिर्फ इंडिविजुअल, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बीच, वो भी गलत है. अगला है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एट्सेट्रा. ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग बिना सोचे समझे अगर रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो फिर हमारे इन्वायरमेंट में डिसबैलेंस हो जाएगा. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग, तो जैसे जो गैसेस निकलती हैं तो उसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, पॉल्यूशन होता है, फिर जो डिफरेंट CFCs और भी हमने देखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह निकलती हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंट में आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है. ठीक है, गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फिर जो CFCs होती हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल UV रेडिएशंस ऑफ सन से बचाता है. ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुँचे. ठीक है, लैंड डिग्रेड होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत होता है व्हीकल्स वगैरह से. ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो अगर हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते रहेंगे तो फिर ये सही नहीं है. ठीक है, तो देयरफॉर इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ठीक है, तो अगर ऐसे ही चलता रहे तो कुछ लाइफ जो अलग अलग वेराइटीज़ की हमारे पास एनिमल्स प्लांट्स होते हैं तो वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसी कारण एक रिसोर्स की प्लानिंग होनी चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, मतलब सब कोई एग्जिस्ट कर पाए. ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग, इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि कैसे रिसोर्सेज को हम लोग को यूज़ करना है, क्या मेथड होगा, क्या प्रोसेस होगा, किन के लिए हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है, किन को रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको बेनिफिट्स देना है, किन के लिए इससे लाभ पहुंच सकता है, वो सब की एक प्रॉपर प्लानिंग होती है. ठीक है, तो उसे हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर किसी हमें डेवलप करना है, ठीक है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, तो हमें क्या करना है कि रिसोर्स प्लानिंग करना है. और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब सब आपस में एग्जिस्ट कर पाए. ठीक है, तो ये हमारे लिए इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही ब्रीफ में कुछ बताया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है. अगर आप कंटेंट्स देखिएगा तो कंटेंट्स में हमें आगे भी रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है. ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, इन सब के बारे में. ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसलिए हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. NCERT आप रीडिंग ज़रूर करिएगा. तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 किया और कुछ बेसिक बातें जानी रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्सेज के बारे में, क्लासिफिकेशंस वगैरह, इनका भी आप ध्यान रखिएगा. अगली क्लास में हम लोग क्लास 2 करेंगे और इसी प्रकार धीरे धीरे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 में आगे बढ़ेंगे.